शाम के ठीक 5 बज चुके हैं। आप देख रहे हैं आपका प्राइम टाइम डिबेट शो इंडिया का सवाल और मैं हूं आपके साथ प्रीति चौहान। महाराष्ट्र के बाद बिहार की राजनीति गरमाई हुई है। लैंड फॉर जॉब यानी कि जमीन के बदले नौकरी स्कैम के मामले में सीबीआई ने हाल ही में एक चार्जशीट फाइल की, जिसमें उप मुख्यमंत्री यानी कि डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव का नाम भी इसमें शामिल है। आरोप है कि साल 2004 से लेकर 2009 के बीच में इस घोटाले को अंजाम दिया गया था। नौकरियों के बदले लालू परिवार को जमीनें या तो तोहफे में दी गई थी या फिर बेची गई थी। अब इसको लेकर बिहार की राजनीति में उथल पुथल मची हुई है। आज बिहार विधानसभा के मॉनसून सत्र के दौरान जोरदार हंगामा हुआ। विपक्ष ने बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव से इस्तीफा मांगा और जोरदार प्रदर्शन किया। अब इस पर सत्ता पक्ष का कहना है कि बीजेपी विपक्षी एकता से डर गई है, अब इसीलिए तेजस्वी यादव से इस्तीफे की मांग कर रही है। अब इसी बीच तेजस्वी यादव की मां यानी कि बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा और कहा कि एक ही मामले में बार बार चार्जशीट करना क्या उचित है। लेकिन तेजस्वी के इस्तीफे की मांग पर नीतीश की चुप्पी बहुत कुछ बयां कर रही है। देश के पॉलिटिकल पंडित इस गरमाई सियासत पर तरह तरह की अटकलें लगा रहे हैं। आखिर इन अटकलों की वजह क्या है, इसी पर देखिए आज की हमारी खास रिपोर्ट और साथ ही चर्चा करेंगे। तमाम मेहमानों से आपको मिलवाएंगे, लेकिन सबसे पहले हम रुख करेंगे कि आज दिन भर बिहार के इस सियासी ड्रामे में क्या कुछ नया रहा, राबड़ी देवी क्या कुछ कह रही है प्रधानमंत्री को लेकर के। बट जल्दी से रिपोर्ट। लैंड फॉर जॉब घोटाले को लेकर लालू परिवार की मुश्किलें थमने का नाम नहीं ले रही हैं। सीबीआई और ईडी की बार बार लालू के परिवार से पूछताछ जारी है। तो वहीं आज बिहार विधानसभा के मानसून सत्र की शुरुआत भी हो चुकी है, लेकिन इस सत्र के दौरान जोरदार हंगामा देखने को मिला। एक तरफ विपक्ष ने लैंड फॉर जॉब घोटाले मामले को लेकर बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव से इस्तीफे की मांग की, तो वहीं दूसरी तरफ राबड़ी देवी ने बीजेपी पर निशाना साधा। बिहार विधानसभा के मानसून सत्र के पहले दिन पक्ष और विपक्ष में जोरदार बयानबाजी हुई। बीजेपी का आरोप है कि बिहार सरकार भ्रष्ट है और बिहार के डिप्टी सीएम भ्रष्टाचार के मामले में आरोपी हैं। दरअसल लैंड फॉर जॉब मामले में सीबीआई ने चार्जशीट दाखिल की है, जिसमें तेजस्वी का नाम आरोपी के तौर पर शामिल है। ऐसे में इस्तीफे की मांग को लेकर बीजेपी विधायकों ने खूब प्रदर्शन किया। बीजेपी की इस मांग पर सदन से बाहर निकलने के बाद राबड़ी देवी ने कहा कि एक ही मामले में बार बार चार्जशीट करना उचित है क्या? मानसून सत्र का पहला दिन था। हम लोग संवैधानिक संस्था का सम्मान करते हैं और परंपरा के अनुसार सदन का प्रारंभ हुआ, अध्यक्ष का उद्बोधन हुआ, सारे विषय अध्यक्ष ने रखे, लेकिन इसी क्रम में एक चार्जशीटेड उप मुख्यमंत्री सदन के अंदर बैठे हो और माननीय सदस्यों ने पूछा कि मुख्यमंत्री जी जवाब दें, क्या हुआ आपके भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस का? विपक्षी दल तो मांग करबो करेगा ना, क्या लेना देना है। एक ही केस को बार बार चार्जशीट करना ये उचित बनता है क्या? उचित बनता है। जबरदस्ती हो रहा है ना हम लोग के साथ। बीजेपी की सरकार है, भारत सरकार में जबरदस्ती कर रहा है सबको साथ। जो खिलाफ बोलेगा बीजेपी के सरकार को, उसको चार्जशीट हो, केस मुकदमा सीबीआई ईडी सबके लगाने का काम करेंगे। नरेंद्र मोदी को वही काम है, विकास का तो काम करे नहीं। 15 लाख रुपया गरीब के खाता में नहीं गया। नौकरी 2-2 करोड़ नौकरी देंगे साल में, वो भी खत्म हो गया। उनका घोषणा धैल ही रह गया, कोई काम नहीं, देश का पैसा लूट के। बिहार विधानसभा सत्र की 16 मिनट की कार्यवाही के दौरान सदन को भारी हंगामे के बाद स्थगित कर दिया गया। सदन में विपक्ष ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के खिलाफ नारेबाजी भी की, जिस पर सत्ता पक्ष से राजद विधायक और पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता भाई विजेंद्र ने बीजेपी को करारा जवाब दिया और कहा कि बीजेपी विपक्षी एकता से डर गई है, इसलिए इस तरह की बात की जा रही है। लेकिन पब्लिक है, सब जानती है।
केस जो है तो आज नहीं हुआ है, बरसों पुराना केस है, जिसमें चार्जशीट हुआ है, आरोप पत्र दाखिल हुआ है। प्रथम दृष्टया वो दोषी पाए गए हैं, उनको कानून का सामना करना पड़ेगा। अविलंब उनको इस्तीफा देना चाहिए, मुख्यमंत्री जी को भी इस्तीफा देना चाहिए। मुख्यमंत्री जी का ट्रैक रिकॉर्ड रहा है कि ऐसे लोगों से वो इस्तीफा लेते हैं। विगत कई वर्षों में कई राजनेताओं से वो इस्तीफा ले चुके हैं। उप मुख्यमंत्री जी से भी उनको अविलंब इस्तीफा लेना चाहिए। देखिए, ये कई बार इस तरह का घटना घट चुकी है कि चार्जशीट ये हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी यादव को बदनाम करने के लिए, और बीजेपी का एजेंडा, इससे कुछ होने वाला नहीं है। ये विरोधी दल को एक होने से ये डरी हुई है, ये बीजेपी की सरकार डरी हुई है, सहमी हुई है, इसलिए हमारे नेता पर हमेशा दोषारोपण करने का काम करती है, और कुछ होने वाला नहीं है। और पब्लिक है, सब जानती है कि देश को लूट लिया मिल के हुस्न वालों ने, उजला उजला बाल और उज्जर उज्जर दाढ़ी वालों ने। साल 2024 में लोकसभा चुनाव होने हैं, जिसके लिए विपक्षी एकता बीजेपी के खिलाफ मिलकर चुनाव लड़ने की रणनीति पर काम कर रही है। बता दें कि विपक्ष को एक साथ लाने में नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव ने अहम भूमिका निभाई है, जिसके बाद बीजेपी अब नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव को घेरने का कोई मौका नहीं छोड़ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। तमाम मेहमानों से आपको मिलवा देते हैं। आपने देखा क्या कुछ चल रहा है बिहार की राजनीति में। अब ऐसे में विपक्षी पार्टियों को क्या कुछ कहना है, और साथ ही अब बीजेपी ये कह रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से ये तमाम खानदान वाले डर रहे हैं। आगे बढ़ेंगे, आपको मेहमानों से मिलवा देते हैं। आज हमारे साथ चर्चा करने के लिए चितरंजन गगन, प्रवक्ता आरजेडी के हमारे साथ होंगे, महेश वर्मा नेता बीजेपी के हमारे साथ, विजय कौशिक नेता कांग्रेस के हमारे साथ, मनीष गुप्ता राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ जुड़े। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले चितरंजन गगन, प्रवक्ता आरजेडी के, आज जैसे ही मॉनसून विधानमंडल की शुरुआत हुई, वैसे ही डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव से इस्तीफा मांगा गया, राबड़ी देवी बाहर आई, अब वो प्रधानमंत्री पे बरसने लग गई। क्या कहेंगे चितरंजन जी? आवाज आ रही है आपको? सर आवाज आ रही है आपको? हाँ, आवाज तो आ रही है। ठीक है सर, बताइए। हाँ, आवाज आ रही है। सवाल मैं रिपीट करूं, आपने सुना है? विपक्ष डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव से इस्तीफे की मांग कर रहा है, क्या कहेंगे इस पर? ठीक है, महेश वर्मा जी, हम आपके पास में आती हूँ। चितरंजन जी से अभी संपर्क नहीं हो पा रहा है हमारा। ये कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से तमाम खानदान वाले डर गए हैं, महाराष्ट्र से लेकर बिहार तक। जिन पार्टियों का खानदानी रसूख रहा है, स्टैंप रहा है, चाहे वो कांग्रेस हो, शिवसेना हो, अभी महागठबंधन हो, बताइए बिहार की। मुझे ये बताइए कि डरता कौन है? डरने की गुंजाइश किसके पास ज़्यादा है? और आज जो राबड़ी जी कह रही हैं, यही बात जो है, कभी नीतीश जी को लेकर जब वो मुख्यमंत्री थे और इसी मामले में जब उन्होंने तेजस्वी यादव को कटघरे में खड़ा किया, विधानसभा से लेकर और चुनावी रैली में वो हमारे साथ नीतीश जी यही कहते फिर रहे थे कि देखो किस तरह से लालू यादव के भ्रष्टाचार को जो है आगे लेकर उनकी लेगेसी को आगे कैसे बढ़ाता हुआ तेजस्वी यादव जा रहा है। और आज वही, और उस समय राबड़ी जी जो है इसी नीतीश कुमार जी को क्या भला बुरा क्या नहीं बोली थी, गद्दार, धोखेबाज और पता नहीं क्या क्या संज्ञा इनको उस समय नवाजा था। अब वही राबड़ी देवी आज जब नीतीश जी कुछ नहीं बोल रहे हैं, कांग्रेस कुछ नहीं बोल रही है, और जो संगी साथी हैं, आम आदमी पार्टी, तमाम जितने देश भर के ये भ्रष्टाचार धर्मी के तौर पे जो ये उभर के आए हैं, जिनका आप नाम ले रही हैं, या राबड़ी देवी कह रही हैं कि बार-बार एक ही केस पर चार्जशीट करना, राबड़ी देवी कह रही हैं कि बार-बार एक ही केस पर चार्जशीट करना
ये कहां तक जायज है? और प्रधानमंत्री को बस एक ही चीज आता है, विकास के नाम पर ईडी सीबीआई का इस्तेमाल करना और मुकदमा करना और कानून का डर दिखाना। राबड़ी जी को तो देखिए माँ है, उनकी ममता समझ में आती है, लेकिन देश जो है कानून और संविधान से चलता है। अगर कुछ भी गलत होगा तो ये तो वो आक्षेप कोर्ट के ऊपर लगा रही है ना। ये हमने तो चार्जशीट को एक्सेप्ट करना, उनके ऊपर आरोप पत्र दायर किया गया और उस दायर पत्र में कोर्ट ने उसको एक्सेप्ट किया, और अगर एविडेंस नहीं होता, गरीबों को नौकरी देने के नाम पर जमीन लेने की बात जब की गई, इस हकीकत से जो है पर्दा किसने उठाया? नीतीश जी ने उठाया। इसके ऊपर कौन सबसे ज्यादा चिल्लाया? नीतीश जी चिल्लाए। तो सवाल यह है कि आज की डेट में राबड़ी जी जिन चीजों को लेकर कह रही हैं, मुझे लग रहा है कि उसमें किसी तरह का संशय नहीं है। और क्या इस देश में अब यही होना चाहिए कि कोई आदमी जो है भ्रष्टाचार के मामले में चार्जशीट हो जाए, ठीक है, जेल चला जाए, भगत सिंह बन जाए, और उसके बाद जो है पूरे देश में जो है वो केजरीवाल की तरह जो है, मैंने अब भ्रष्टाचार के मामले में यही होगा। राहुल जी के टाइम में देखिए क्या हुआ, ईडी ने भ्रष्टाचार के मामले में पूछ लिया तो सड़क पे ये लोग टायर जलाने लगे, बस चलाने लगे। केजरीवाल के 2-2 शेर जो है जेल में अभी तक चले गए, अभी तक उनको जमानत नहीं मिल रही है। चितरंजन गगन जी भी आ गए, आरजेडी के प्रवक्ता, एक बार उनके पास भी चलेंगे समर्थन में जो है। चितरंजन गगन जी, एक आपको आवाज आ रही है सर मेरी अभी? हाँ आ रही आवाज। क्या आज मॉनसून के सत्र में जैसे विपक्ष यानी कि बीजेपी की तरफ से लगातार ये कहा गया, मांग की गई कि डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव इस्तीफा दें, क्या तेजस्वी यादव इस्तीफा देंगे? प्रीति जी, जो मांग करने वाले हैं, इनका असली चेहरा जो है तो देश की जनता पहचान चुकी है। भ्रष्टाचार पर या परिवारवाद पर जब भाजपा कोई नेता बोलता है तो लगता है कि शायद इससे बड़ा कुछ मजाक हो ही नहीं सकता है। अभी माननीय प्रधानमंत्री जी कुछ दिन पहले मध्य प्रदेश में बोल रहे थे और लंबी चौड़ी तकरीरें दे रहे थे भ्रष्टाचार पर, और उस मंच पर इस देश के का सबसे बड़ा भ्रष्टाचार का जो मामला आया, जो सबसे बड़ा घोटाला आया, व्यापक घोटाला, उसके आरोपी माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी उस मंच पर बैठे हुए थे और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी भ्रष्टाचार पर बोल रहे थे। और उन्होंने जिन पर आरोप लगाया, जिस अजीत पवार पर 70,000 करोड़ के घोटाले का आरोप लगाया, 2 दिन के बाद उसी अजीत पवार को उप मुख्यमंत्री बनाकर महिमा मंडित करने का काम किया। तो सवाल यह है कि जिन लोगों के बारे में इनके नेता वहां पर, इनके जो डिप्टी सीएम हैं महाराष्ट्र में, वे भाषण दे रहे थे कि चक्की पीसिंग, और उनको जो 2 दिन के बाद में गले लगाकर वो दिलवाते हैं। भ्रष्टाचार पर इन लोग का यही नजरिया है। अभी छत्तीसगढ़ में उस दिन माननीय प्रधानमंत्री जी का भाषण फिर उसी ढंग से चल रहा था, बड़ी हंसी आ रही थी। बहुत ईडी और आईटी और सीबीआई का जिक्र करते हैं, लेकिन वहां के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने 2 साल पहले छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह के खिलाफ ईडी को लिख कर दिया कि इनकी जांच करवाइए, और आज तक ईडी जो है तो उस पर जो है सो उसको अपना फाइल में दबा कर विपक्ष में होने के नाते आप अपनी बात कर रहे हैं चितरंजन जी, लेकिन भाजपा नहीं, अगर नहीं थोड़ी भी नैतिकता और शर्म, थोड़ी भी अगर शर्म अगर भाजपा नेताओं को है, तो जो है कम से कम भ्रष्टाचार शब्द उनके मुंह में शोभा नहीं देता। अब सवाल ले लीजिए, भाजपा कहती है कि हमारी जो पॉलिसी है वो 0 टॉलरेंस भ्रष्टाचार पे है, करप्शन पे 0 टॉलरेंस। हेमंत नहीं प्रीति जी, हेमंत बिस्व शर्मा पर यही भाजपा ने भ्रष्टाचार का आरोप लगाती थी। मोटी किताबें छाप कर पूरे जो है सो सब जगह बांटने का काम किसने किया था? मैं पूछना चाहता हूं, मैंने कहा आपको कि प्रधानमंत्री जी 2 दिन पहले जिसको भ्रष्टाचारी कहते हैं और 2 दिन के बाद उसको जो है डिप्टी सीएम बनाते हैं, भ्रष्टाचार पर आप बात करते हैं। भ्रष्टाचार पर बात करने वाले जवाब देंगे। सत्यपाल मलिक ने ठीक है सीधे पीएमए को घेरा था भ्रष्टाचार के मामले पर, कांग्रेस के नेता क्या जवाब देंगे? ठीक है, अभी जवाब लेंगे सर। अभी है हमारे साथ बीजेपी के, हमारे साथ नेता हैं, उनके प्रवक्ता हैं,
उनके पास हम चलेंगे, लेकिन कांग्रेस के भी नेता हमारे साथ हैं, विजय कौशिक जी। इस पूरे बिहार के मामले को आप देखिए, साथ ही महाराष्ट्र से लेकर के बिहार तक में जिस तरीके से बीजेपी वहां पर आज जैसे ही मानसून का सत्र शुरू हुआ विधानमंडल में, वैसे ही बीजेपी के तमाम विधायकों ने जोर जोर से नारा लगाना शुरू कर दिया और इस्तीफे की मांग कर रहे थे। लेकिन ऐसे में बीजेपी जो कि जीरो टॉलरेंस करप्शन पे अपनी नीति रखती है, अपनी पॉलिसी रखती है, तो उस लिहाज से अगर वो मांग कर रहे हैं कि अगर आपका नाम लैंड फॉर जॉब मामले में आपके ऊपर चार्जशीट दायर किया गया है तो आप सबसे पहले आप रिजाइन कीजिए। देखिए, कांग्रेस पार्टी तेजस्वी यादव के मुद्दे पर ये मानती है कि यह मामला कोर्ट में विचाराधीन है, इसलिए इस मामले में हमें विचार करने की कोई जरूरत नहीं है। इस मामले में जो भी फैसला देगी कोर्ट देगी, क्योंकि एफआईआर में तेजस्वी यादव का नाम नहीं था, बाद में चार्जशीट के अंदर उनका नाम जोड़ा गया है, तो इसमें किसी राजनीतिक साजिश से इनकार नहीं किया जा सकता। दुखद बात यह है कि देश के अंदर चंद लुटेरे जो देश को लूट रहे हैं, वो ये दावा कर रहे हैं कि देश को लूटने नहीं देंगे और जिन्होंने इस देश को पहले लूटा है उनको जेल भिजवाएंगे। तो सवाल ये है कि भाई एक लुटेरा अगर ये कहे कि भाई वो दूसरों को अंदर करा देगा, तो भाई सबसे पहले तो इन जो वर्तमान में जो लुटेरे हैं उनको जेल में जाना चाहिए। सबूत के तौर पर कुछ चीजें बताता हूं कि भाई शिवसेना के जिन विधायकों सांसदों को ये भ्रष्ट और बेईमान कहा करते थे, जिनके खिलाफ सीबीआई ईडी की जांच चल रही थी, उनके माध्यम से जब शिवसेना तुड़वा दी तो आज वो लोग भाजपा के साथ उनके सहयोगी हैं महाराष्ट्र में। इसी तरीके से अजीत पवार, जिनके लिए भाजपा पानी पी पी कर कोसती थी, कहती थी 20,000 करोड़ के घोटाले किए हैं, अजीत पवार चक्की पीसिंग आज उनके द्वारा राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी तुड़वा दी और किस तरीके से आज उनको उप मुख्यमंत्री बनवा दिया। बीजेपी ने महाराष्ट्र में, ये पूरा देश देख रहा है। लेकिन प्रधानमंत्री को टारगेट करना, जैसे राबड़ी देवी कह रही हैं प्रधानमंत्री के बारे में। प्रीति जी, मध्य प्रदेश के अंदर एक रैली के द्वारा मोदी जी ने तमाम विपक्षी दलों को धमकी दी कि अब वो सबको जेल भिजवाने वाले हैं अगले दिन 24 घंटे के अंदर। प्रधानमंत्री ने कहा है कि जिनके नाम भ्रष्टाचार में लिप्त हैं और अगर प्रूव हो जाता है तो फिर वो जाएंगे। प्रीति जी, नाम तो किसी का भी डलवा दीजिए आप, आज इस सरकार में ये आलम है। सवाल ये है कि इनके घोटालों की जांच कौन करेगा। इनके घोटालों की पूरी फहरिस्त तो बता सकता हूँ, लेकिन पहले ये जो मैं कह रहा हूँ कि 24 घंटे के अंदर अंदर केजरीवाल ने बीजेपी का समर्थन कर दिया यूसीसी के मुद्दे पर। उसके बाद में चार्जशीट आती है जिसमें तेजस्वी यादव का नाम जोड़ दिया जाता है, जबकि एफआईआर में कोई उनका नाम नहीं था। राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी तोड़ दी जाती है इसी दौरान। तो आप ये देखिए कि मोदी जी किस तरह की राजनीति कर रहे हैं। अब घोटालों की बात करते हैं। ये कहते थे अच्छे दिन आएंगे, बुरे दिन ला दिए देश के। नमामि गंगा परियोजना घोटाला, लाखों करोड़ रुपए कहां बह गए, किसकी जेब में चले गए, ईश्वर जाने। पीएम केयर्स घोटाला, लाखों करोड़ रुपए चंदे के तौर पर किस तरह से उगाकर उसमें डाल दिया गया और बाद में सरकार। मनीष गुप्ता जी, पॉलिटिकल एनालिस्ट हमारे साथ। ये निजी ट्रस्ट है, ये सरकार का, इससे लेकिन जांच एजेंसियों पे थोड़ा भरोसा रखिए। ऐसे तो सवाल स्मार्ट उठाना, सिटी घोटाला, इन डकैतों की जांच कौन कराएगा भाई? मोदी जी की जांच कौन कराएगा? इनको सत्ता से उखाड़ फेंकेगी जिस दिन जनता, उस दिन कांग्रेस इनकी जांच कराएगी। मनीष गुप्ता जी, राजनीतिक विश्लेषक, तमाम लोगों को आपने सुन लिया। अब बिहार के इस मुद्दे को आप कैसे देखते हैं? देखिए प्रीति जी, बड़े ही दुर्भाग्य की बात है कि अगर किसी व्यक्ति के बारे में अगर सीबीआई चार्जशीट फाइल करती है और उस मामले में चार्जशीट फाइल करती है जिस व्यक्ति का पिता भ्रष्टाचार में इतना लिप्त रहा कि कोर्ट ने उसको सजा दी जेल में, अभी वो जमानत पर बाहर है, स्वास्थ्य की वजह से फिटे कि नहीं है मैं नहीं जानता, पर उस व्यक्ति से कोई ये नहीं पूछ रहा है कि क्या आपने घोटाला किया। क्या एक बात, क्या आपको जो इतनी जमीनें 20, 25, 30 जमीनें मिली जो मार्केट रेट के 10% रेट पे मिल गई, आपको कैसे मिल गई? आपने करोड़ों लाखों की जो जमीनों की पेमेंट की सब कैश में की, क्यों की? जिन जिन लोगों से आपने, आपकी बहनों ने, आपकी माताजी ने, आपके पिताजी ने जमीन खरीदी, वो सब चंद रुपयों, बिल्कुल मामूली पेनीज में आपने कैसे खरीद ली? और उन्हीं सब लोगों के भाई भतीजे बेटे आखिर रेलवे में नौकरी कैसे पा गए? इस बात का प्रश्न पूछने का अधिकार कांग्रेस को होना चाहिए था, लेकिन कांग्रेस क्यों पूछे भाई? जिन उनकी पार्टी के
सबसे प्रमुख चेहरे राहुल गांधी खुद जमानत पर हैं। उन पर तो अपनी पार्टी के 50 करोड़ खाने का आरोप है जो वो खा चुके हैं, दिख रहा है सबको। मैं तो रोज बताइए कांग्रेस के पैसे थे, राहुल गांधी के पैसे हो गए, सबको एक मिनट सबको पता है ये चले गए। वो इसको कह रही है लेजिटिमेट मैंने लिया। अरे भाई कांग्रेस के पैसे 50 करोड़ जिसमें स्वतंत्रता सेनानियों के पैसे थे, वहां से पैसे इनके पास चले गए। उनकी प्रॉपर्टी, बिल्डिंगें, जमीनें वहां चली गई, कोई ट्रांजैक्शन नहीं। वो 20 लाख का ट्रांजैक्शन वो हो गई, भ्रष्टाचार मानने को नहीं है, जमानत पर है, वो क्यों पूछेंगे। अब मेरे ख्याल से हमें ठंडे दिमाग से पहले इस मुद्दे पर बात करने की जरूरत है कि क्या सच में ऐसा कोई घोटाला है। क्या सीबीआई ने जो आरोप पत्र दाखिल किया है, उस दाखिल किए आरोप पत्र में अगर तेजस्वी का नाम है तो क्या वो उस घोटाले का हिस्सा रहे हैं? क्या करने में उनका हिस्सा है, या छोड़ो करने में हो ना हो, क्या उसके वो बेनिफिशियरी रहे हैं? क्या उनकी बहन मीसा भारती, क्या उनकी बहन हेमा यादव, उनको जो जमीन मिली, जिस व्यक्ति को उन्होंने कहा कि भाई हम इनको दूर तक नहीं जानते, कोई परिचय नहीं, कोई रिश्तेदारी नहीं, जन्म मृत्यु मुंडन विवाह प्रयोजन किसी काम में वो आया नहीं, और वो आपको 1 करोड़ 2 करोड़ की जमीन 5 लाख में बेच देता है, वो भी नकद में। क्यों भाई क्यों? चूंकि उसके बेटे की रेलवे में नौकरी लग गई। ये वो कड़वे प्रश्न हैं जिनका जवाब कांग्रेस को, आरजेडी को देना ही चितरंजन गगन जी देना चाहते हैं, बोलिए। आरजेडी से प्रवक्ता प्रीति जी, सबसे पहले जिनको आपने राजनीतिक विश्लेषक के रूप में बैठाया है, हाँ। लगता है कि भाजपा में भी ज्यादा, भाजपा से भी ज्यादा बढ़कर ही भाजपा के प्रवक्ता बने हुए हैं। ये जो यह जो विश्लेषण कर रहे हैं, इनके पहले राजनीतिक विश्लेषण हटा दीजिए। अच्छा। इनको कह दीजिए भाजपा नहीं, भाजपा के सबसे बड़े वफादार। आप प्रश्नों के जवाब दे दो, प्रश्नों के जवाब दे दो, आरजेडी ज्वाइन कर लेंगे, हम आरजेडी ज्वाइन कर लेंगे। सजाए हफ्ता लालू की पार्टी बढ़िया ऑफर, बढ़िया ऑफर है। सजाए हफ्ता लालू चारा चोर की पार्टी ज्वाइन कर लेंगे। हम ज्वाइन कर लेंगे आरजेडी, मिलेगा। आप जवाब दो प्रश्नों के, हम आरजेडी ज्वाइन कर लेंगे। राजनीतिक विश्लेषक बने हुए हैं। अरे तो भाई आप प्रश्नों के, कड़वे प्रश्नों के जवाब देने में क्या भूल गया क्या? अरे मम्मी जी ने, दीदी ने, जीजाजी ने जमीन घेर ली, जमीन आपने घेर ली, नौकरी आपने उन्हें दिला दी, बिना पारदर्शिता दिखाए रेलवे में नौकरी आपने दिला दी। पहले उन्हें सब्स्टिट्यूट बनाया, बाद में उनको परमानेंट कर दिया, उनकी जमीन ले ली। बोलिए, ठीक है चितरंजन जी, बोलिए, अपनी बात रखिए। प्रीति जी, मैंने कहा कि झूठा आरोप लगाकर मैं इसी केस में माननीय राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर जो बैठे हुए हैं, लंबे चौड़े आंकड़े बता रहे थे, मैं इनसे पूछना चाहता हूं, यह जज हैं जो जिस ढंग से आरोप लगा रहे हैं? सवाल यह है कि जो मामला 2009 के पहले का है, जिस समय तेजस्वी जी की उम्र क्या थी, आप उतने दिनों तक जिस मामला को 3 बार क्लोज कर दिया सीबीआई ने, आपने उस मामला को कब उठाया? जब 2015 में बिहार में महागठबंधन की सरकार बनी, और तब जो है 2017 में आपने उस मामले को, जिसमें 3 बार क्लोज कर दिया गया सीबीआई द्वारा, उसको आपने जिंदा किया, एफआईआर किया, और 2017 में आपने चार्जशीट किया। हाँ। आपने हंगामा किया, और वह महागठबंधन की सरकार जो चल रही थी, बिहार में एक बेहतर शासन दे रही थी, उसको आपने तोड़कर, और उसके बाद जो साजिश का सुन क्लियर कर लीजिए, एनडीए की सरकार बनाई, और उसके बाद 3 साल तक कहीं कोई अता पता नहीं, कोई पता नहीं, 5 साल हो गया, 17 5 22 हो गया, कोई अता पता नहीं। जब 2022 में पुनः जब नीतीश जी यह समझ गए कि यह आरोप झूठा था, जिस मॉल को आपने 2017 में कहा कि 17,000 करोड़ का यह मॉल गुड़गांव का, यह जो तेजस्वी यादव का मॉल है, मैं उन झूठ के सरदारों से पूछना चाहता हूँ, कहाँ है वो माल का कागज? दिल्ली में बनी जो कोठी है ना, न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी, दिल्ली में जो कोठी है वो किसकी है? वो कौन सी कंपनी की कोठी है? और कैसे तेजस्वी यादव उस कंपनी के शेयर होल्डर बन गए? जरा बता दो, जरा बता दो। दिल्ली के न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में, दिल्ली के न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में कोठी बन गई, उसका मालिक कौन है? बता दो। नहीं बोल तो सुनिए, डिबेट का कुछ नियम कायदा होता है। आप राजनीतिक विश्लेषक के रूप में बैठे हैं,
जवाब दीजिएगा बाद में। मैं देता हूँ। मैंने कहा कि वह 17,000 करोड़ का वह मॉल, वह राजनीतिक विश्लेषक लावे उसका कागज। ठीक है चितरंजन जी, लेकिन जिस पे मामला चार्जशीट है उस पे क्या कहेंगे? जिस मामले में आएंगे उस पर, लेकिन जिस मामले में चार्जशीट डाले उस पर क्या कहेंगे? छोटे से ब्रेक के लिए, छोटे से ब्रेक। अच्छा ठीक है बोल। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत आप सभी का इंडिया के सवाल में। हमारे साथ महेश वर्मा, प्रवक्ता बीजेपी के। महेश वर्मा जी, चितरंजन गगन को आपने सुना, प्रवक्ता आरजेडी के। अब वो कह रहे हैं कि आप तमाम आरोप लगाते हैं। पिछली बार भी आप लोगों ने कहा था कि वो जो मॉल है यहाँ पर दिल्ली में, एनसीआर में, अब उनका निकला ही नहीं। ऐसे में आप लगातार बीजेपी टारगेट करती है, लेकिन बाद में कुछ निकलता नहीं। लेकिन ये मामला जो चार्जशीट वाला है उस पर हालांकि वो जवाब देने से बच रहे हैं, क्या कहेंगे? देखिए तेजस्वी जी, इन सभी मामलों को लेकर 11 मार्च 2023 को दिल्ली उच्च न्यायालय को में एक याचिका दायर की और इस याचिका में उन्होंने अपने बेगुनाह और निर्दोष होने के सारे सबूत दिए। हाँ। और उस सबूत को ध्यान में रखते हुए दिल्ली उच्च न्यायालय ने कहा कि ये जो बात आप कह रहे हैं बिल्कुल मतलब सीबीआई का जो आरोप है उससे बिल्कुल अलग है, इतर है, आपके इस दलील में कोई दम नहीं है और उनकी याचिका को खारिज कर दिया। अब सवाल है कि अगर वो इतने ही निर्दोष हैं, इतने मासूम हैं, इतने ही नौकरी के बदले में ज़मीन ना लेने का उनके ऊपर जो आरोप जो है इतना ही कमज़ोर है और इतने ही कमज़ोर व्यक्ति को सताने में हम इतने ही ज़्यादा मजबूत हैं। हाँ। तो सवाल ये है कि कोर्ट आपको क्यों आपकी याचिका को खारिज कर दिया? कोर्ट ने क्यों, अगर आप दोषी नहीं होते, अगर सीबीआई के कहीं तथ्यों में कहीं वो दम दिखाई नहीं देता तो दिल्ली उच्च न्यायालय जो है 16 मार्च 2023 के अभी हाल की ही बात है, जब वो उप मुख्यमंत्री बने और जब उन्होंने दिल्ली उच्च न्यायालय में इसी बात का विरोध करते हुए कि सीबीआई जो है इसमें चार्जशीट नहीं कर सकती है, सम्मन नहीं दे सकती है, इसमें केस नहीं बनता है, उसके ऊपर ये फैसला है। ये भारतीय जनता पार्टी का, ये केंद्र सरकार का फैसला नहीं है, ये देश के विधि विधान और कानून में जो विश्वास करते हैं लोग, ये उसका फैसला है। अब ये लोग तो उस परंपरा के लोग हैं जिन्होंने कभी सोचा ही नहीं था इनके पिताजी ने या इन्होंने कि हम वोटर स्कैम करेंगे उसके बाद हम जेल चले जाएंगे या हमें सजा हो जाएगी। ये तो उस परिवार के लोग हैं जो ये सोच के कोई भी काम करते हैं कि इनका कुछ बिगड़ना ही नहीं है। नेहरू गांधी परिवार में आज तक मुझे बताइए 1951 से लेकर 2023 तक आप एक फहरिस्त उठा लीजिए, घोटाले महाघोटाले तमाम हुए, लेकिन एक आदमी भी कोई बेल पे रहा हो। लेकिन अब जब बेल और जेल की नौबत आ रही है तो ये छटपटा रहे हैं, बिलबिला रहे हैं। ये सारा अटैक जो है, बहुत तार्किक जवाब दिया आपने। चितरंजन जी चिल्लाइएगा मत, पहले सुन लीजिए। बहुत तार्किक काम महेश वर्मा ने, उनकी बातों में दम है। वो कह रहे हैं कि ठीक है, आप लोगों ने अर्जी भी तो लगाई थी, आप लोगों ने याचिका दायर की थी, अब ऐसे में जो कोर्ट है वो आज याचिका खारिज कर रहा है। और अगर हम लोग वाकई में बीजेपी अगर जुल्म कर रही है, सताने के लिए काम कर रही है, ऐसा है तो आप लोग तो ऑलरेडी आप जा रहे हैं वहां पर, कोर्ट अपना फैसला दे रहा है, इसमें बीजेपी का क्या लेना देना? वही नहीं प्रीति जी, मैं वही कह रहा हूँ ना कि यही कोर्ट का फैसला न होगा। ये कौन है उसमें अधिक करने वाले जो विशेषज्ञ बोल रहे थे? हाँ। अभी जो हमारे भाजपा के साथी बड़ा बेबाकी थे जो बोल रहे थे, ये लोग तो जो है ना, ये लोग जो है सो माने न्यायालय को भी लोग नहीं बकता है। हाँ। इस ढंग से न्यायालय के फैसले के आदेश को इस ढंग से व्याख्या करेगा, इस ढंग से लोगों के बीच में न्यायालय की बातों को वो मान पढ़ देता हूँ, ऑर्डर आदेश पढ़ देता हूँ। मान रहे महेश वर्मा जी मान रहे, वो कह रहे हैं इसमें बीजेपी का कोई लेना देना नहीं है। वर्मा जी डिबेट में नहीं चलेगा, मैं कह रहा हूँ डिबेट में नहीं चलेगा। आप बोले तो मैं डिस्टर्ब किया आपको, जब मैं जवाब दे रहा हूँ तो अच्छा ठीक है, ज्यादा नाराज मत चितरंजन जी, ज्यादा नाराज मत। सारे भ्रष्टाचारियों को जो अपने मंत्रिमंडल में शामिल करते हैं, भ्रष्टाचार बात करते हैं, कौन भ्रष्टाचारी है हमारे यहाँ? नाम लीजिए, जाइए कोर्ट में, हम लोग वही हैं कि 21 लाख करोड़ का जो भ्रष्टाचार कांग्रेस का था उसका उजागर किए थे। याद करिए 2014 से पहले
सारे कोर्ट अरे कचहरी चुप में करवाइए हमने उनको। याचिका दायर करी और अच्छा, बोलने दीजिए। नहीं चलेगा, अच्छा बोलने दीजिए, ठीक है। अच्छा एक महेश वर्मा जी, अच्छा महेश वर्मा जी, मेरी रिक्वेस्ट। अच्छा ठीक है, अपनी बात रखिए, आप अपनी बात रखिए, शांति से रखिए सर। चितरंजन जी, आपको कोई काउंटर नहीं कर रहा, आप अपनी बात रखिए, कोई बात नहीं, आप चिल्लाने की जरूरत नहीं, बोलिए। नहीं प्रीति जी, जब वर्मा जी बोल रहे थे और बिल्कुल मान गए, वो मान गए, चुप हो गए सर, मान गए, चुप हो गए, बोलिए। मैं कह रहा हूँ कि इस ढंग से विश्लेषण कर रहे हैं जैसे कोर्ट ने कह दिया हो कि हाँ साहब यह जो इसके दोषी हैं। सवाल है कि इस ढंग से विश्लेषण कोर्ट की बड़ी दुहाई देते हैं। किसके रीजन में आजादी के बाद पहली बार सुप्रीम कोर्ट के जजों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। शर्म आनी चाहिए इन लोगों को। आजादी के बाद पहले बार नहीं चितरंजन जी, अब मैं आपकी बात नहीं मानूंगी। नहीं, आप चार्जशीट पे कुछ नहीं कह रहे, आप चार्जशीट पे वाकई कुछ नहीं कह रहे। मैं आपको बार मौका दे रही हूँ, सबको चुप करवा दिया मैंने। मैं कह रहा हूँ चार्जशीट पर जो इस्तीफा मांग रहे हैं, मैं पूछ रहा हूँ यह तो चार्जशीट है। उत्तर प्रदेश सरकार में, भाजपा के सरकार में, आदित्यनाथ जी के सरकार में कन्विक्टेड मंत्री हैं, जवाब दें। इनके यहाँ अभी जो महाराष्ट्र में जिन लोगों को शामिल किए हैं वे लोग कौन है? अरे भाई उसके बाप ये हैं, उसके बाप ये, इसलिए मैंने जो घोटाला कर लिया भाई। दूसरों ने क्या किया भूल जाइए। आपने जमीन ली कि नहीं ली ये बताइए। आपने बिना पारदर्शिता के नौकरी दी, पैसे खाए कि नहीं खाए, सिर्फ इतना बता दो। और अगर पैसे खाए और जमीन ली तो सजा मिलेगी, कोर्ट के द्वारा मिलेगी, पिताजी को मिली है, बेटे को भी मिलेगी। और भाजपा की दलाली करते हैं और बढ़ते हैं राजनीति बेचता के रूप में। अरे जवाब दो, अगर हिम्मत है तो जवाब दो। जनता है, अगर पब्लिक है, सब जानती है, ये जनता की आवाज है, ये भारतीय जनता पार्टी की आवाज नहीं है। इसको पहचानिए। ये आवाज हर कोने से उठ रही है देश के आपके खिलाफ। रंजन जी, आपके खिलाफ हर कोने से ऐसे ही आवाज उठेगी। ये जनता की आवाज है, सरकार में करिए। केंद्र सरकार में 18 मंत्री हैं। इसको दबाने की कोशिश मत करिए। जनता की आवाज है, ये देश के हर कोने से अब उठ रही है। जनता समझ रही है, जनता समझ रही है। अच्छा ठीक है महेश वर्मा जी, ठीक है महेश वर्मा जी। है कि अब बुझा। अच्छा ठीक है, रुक जाइए चितरंजन। खिसक गई है। अरे बोलो ना, हिम्मत है तो जमीन क्या बात। अच्छा ठीक है, अब 2 करोड़ नौजवानों को नौकरी दिया। अब चितरंजन गगन जी बोलो लैंड फॉर जॉब की घोटाला किया 2024 के पहले क्या तुम्हारा लैंड था? तुम्हारा लैंड था क्या? अरे बताओ तो सही, जमीन ली कि नहीं ली? तुम्हारा ठीक है जमीन ली या नहीं ली? रेलवे में अच्छा ठीक है। ज्यादा निचले स्तर पर जाकर डिबेट करने की जरूरत नहीं है। थोड़ा सा आराम से प्लीज सर, आराम से। महेश जी, आप कह रहे हैं, चितरंजन जी कह रहे हैं कि ये खलबलाहट इसीलिए। अच्छा है, अरे सर मुझे सवाल पूछने दीजिए चितरंजन जी। वो कह रहे हैं ये वो लोग हैं जो इस्तीफे की मांग कर रहे हैं तेजस्वी यादव से, क्योंकि उन्हें ऐसा लग रहा है कि भाजपा के जमीन के नीचे, जो पैरों के नीचे जमीन खिसक रही है। जी नहीं देखिए, जवाब महेश वर्मा में भी कह रहे थे। बीजेपी से भी सवाल का जवाब आप ही दिए चितरंजन जी, देने दीजिए ना उनको, बोलिए। देखिए, ये जो मनीष जी जो बात उठाए वो कोई गलत बात नहीं कह रहे हैं। हाँ। ये पूरे देश में जो है इसी तरह की आवाज उठेगी। ये देश जाग उठा है, यहाँ इंसान जाग उठा है। इसको आप नहीं दबा सकते हैं अपनी इन वाणी और विचारों से चितरंजन जी, जो आप बोल रहे हैं। नहीं, आपको खदेड़ रहा है, आपको समझ के बोलना पड़ेगा। एक तो ये बात, दूसरी बात, देखिए मैं बहुत शालीनता से डिबेट करने वाला व्यक्ति हूँ, मैं बहुत सभ्य तरीके से बात करता हूँ। आपसे मेरी गुजारिश है, मेरा अनुरोध है चितरंजन जी कि आप बीच में मत बोलिए। अगर आपको मेरे सवाल का जवाब देना है तो दे दीजिए उनको, फिर आप बन जाइए बीजेपी का प्रवक्ता। अभी क्या मतलब बनता है? सवाल मेरे से है ना, तो मेरे को जवाब देने दीजिए। चितरंजन जी कोई धमकी नहीं दे रहा है, बिना मतलब के धमकी। अच्छा ठीक है, बोलने दीजिए। बीजेपी के प्रवक्ता हैं, जरा बोलने। आपने इतने सवाल पूछे, आपने इतने सवाल पूछे, मुझे बोलने दीजिए। अच्छा चितरंजन जी, आपने इतने सवाल पूछे हैं कि उनको जवाब तो देने दीजिए पहले, बोलिए। प्रीति जी, फोडर स्कैम जब हुआ, तो आपको सुन के हैरानी होगी कि उसमें
एक स्कूटर पे चंडीगढ़ से स्कूटर पे लोड करके सांड को जो है रांची के पशुपालन अस्पताल में जो है पशु अस्पताल में चिकित्सालय में ले जाया गया और ये सारी बातें फर्जी साबित हुई। और इसके ऊपर जो है 2 साल तक लालू यादव जी ने पूरे कोहराम मचाए रहे कि भाई हम मेरे खिलाफ जो है कोर्ट जो है बायस है, कोर्ट जो है गलत काम कर रही है। ना बीच में चारा बोलेंगे, घोटाला में आवाज कुछ नहीं नहीं आएगी। हुआ। फिर आपके टाइम पे बोलेंगे वो, बोलिए आपके समय में भी बोलेंगे वो, मैं नहीं रोक पाऊंगी। बोलिए महेश जी। मेरा ये कहना है कि सेम यही चीज, यही लाइन लालू जी के चारा घोटाले के टाइम में लिया गया और तब पूरा उन्होंने कोहराम मचाया, पूरा तांडव किया सड़क पे 2 साल तक। विजय कौशिक वो जेल में जाने के लिए तैयार नहीं थे। उनके खिलाफ जो उनके अपराध के खिलाफ जो है यहाँ सेंटर में जो केंद्र में जो मनमोहन सिंह सरकार है वो ऑर्डिनेंस ले आई, उसके बावजूद सारा बचाने का प्रोग्राम हुआ। तो सवाल यह है चितरंजन जी, आज लालू यादव के बेटा से परेशान हो, हैं? 2005 में जब जीतन राम मांझी पर आरोप लगे, नीतीश कुमार ने जीतन राम मांझी का इस्तीफा ले लिया। इस बार क्यों नहीं सरेंडर नहीं किया? इस बार तेजस्वी इस्तीफा क्यों देंगे? नहीं समझो क्या कहा आपने? फिर से कहिएगा। ठीक है चितरंजन जी, एक सेकंड फिर से बोलिएगा। चितरंजन जी 1 सेकंड, क्या कह रहे हैं आप लालू जी के ऊपर? फिर से बोलिएगा, आपकी आवाज नहीं आई, बोलिए। नहीं, मैं कह रहा हूँ कि डिबेट जिस विषय पर हो रहा है, जो बोल रहे हैं फोल्डर स्कैम के बारे में, इनको पता है कि फोल्डर स्कैम में किस चीज में उनको सजा मिली है? तो अभी आप कह रहे थे ना बिहार है बिहार। नहीं सुन लीजिए पर प्रीति जी, या गलत व्याख्या करेंगे, जनता के बीच में गलत बोलेंगे, मैं बोलने दूंगा। उनको सजा मिली है कि मुख्यमंत्री रहते हुए उन्होंने श्याम बिहारी सिन्हा को एक्सटेंशन क्यों दिया। मैं पूछना चाहता हूँ उसी ढंग का मामला माननीय 3 केसों में उनको सजा मिली है। 3 केसों में डायरेक्टर को इन्होंने, अरे 3 केसों में मैं तीनों को बता रहा हूँ, आप मुझे आईना दिखाइएगा क्या? न्यायालय की बात करते हैं, सुप्रीम क्या बात कर रहे हैं आप बेवकूफ वाली? ईडी के डायरेक्टर को लगातार 3 एक्सटेंशन देने का काम किया। मैं आपको बताऊं कि किन किन चीजों में उनको मिला है। कांग्रेस के भी नेता बैठे हैं, उनको भी बोलने का मौका दीजिए। चितरंजन जी और महेश जी प्लीज 1 सेकंड रुक जाइए, तुम दाम मत कीजिए सर, प्लीज आप पे रहिए, प्लीज थोड़ा सम्मान रखिए। देखिए टीवी डिबेट है, आप लोग बाहर निकलिएगा, एक दूसरे को फोन कीजिएगा, बात भी कीजिएगा, हालांकि पता नहीं करेंगे कि नहीं वो दूसरी बात है, लेकिन सम्मान के साथ सर प्लीज तुम दाम मत कीजिए, ये सब प्लीज, ये सब संस्कार है इनका। चलिए हमारे साथ कौशिक विजय कौशिक। अच्छा प्लीज छोड़ दीजिए, संस्कार पे मत जाइए, संस्कार पे मत जाइए, संस्कार पे मत जाइए। मैं माफी मांगती हूँ, संस्कार पे इस पे मत जाइए प्लीज, रहने दीजिए। पॉलिटिकल बात कीजिए ना, पार्टी के बारे में बात कीजिए, पर्सनल क्यों होते हैं? बात नहीं करेंगे। प्रीति जी जब मैं इसे पूछूंगा पहले तो इन्हें चुप कराइए, नौजवानों को नौकरी मिला, नहीं बोलेंगे। मैं जब विजय कौशिक जी आप ही चुप कराइए। अरे ये तो अपने आप इन्हें चुप हो जाना चाहिए, कुछ मर्यादा होती है। बोलिए, नाम लेके बोलिए ना सर। मैं ये कहना चाहता हूँ, नाम लेके, आपके साथ गठबंधन में, इसीलिए आप नाम ले लीजिएगा। कोई दिक्कत नहीं, वो चुप हो गए। नाम ले लेगी यार, आरजेडी प्रवक्ताओं कुछ कह दें, इतनी हिम्मत कहाँ है? नहीं तो लालू जी राहुल जी को बाहर कर दें गठबंधन में से। ऐसा है, इसका जवाब मैं 2 लाइनों से दे देता और हूं। लालू जी की वजह से कांग्रेस शाम में रहिए भाई साहब, ये कोई भिंडी बाजार कांग्रेस को कोई नाम लेवा नहीं है। इसको भिंडी बाजार बनाना चाहते हैं आप? डिबेट करें, मुद्दों पर बात करें। भाई मैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से ये कहना चाहता हूं कि जो इस देश में ईमानदारी के ज्यादा गीत गा रहे हैं, वही इस देश को सबसे ज्यादा लूट कर खा रहे हैं। अच्छा, मोदी जी जितना ईमानदारी चिल्ला रहे हैं, इन्होंने वाकई इस देश को इतना लूटा है कि जिसका हिसाब जिस दिन जनता लगाएगी उस दिन बीजेपी का एक कार्यकर्ता भी इस देश में नहीं रहेगा। ये लोग देश छोड़कर भाग जाएंगे। जमानत पर आपके नेता हैं, घोटाले में दूसरी जमानत पर सुनिए, जमानत पर आपके नेता हैं। सुनिए, कांग्रेस पार्टी के हड़प गए 50 आपने हो सकता है कि बीजेपी से कोई दलाली खा रखी हो, बीजेपी के पक्ष में दम धरिए, इसलिए बीच में जाएगी और जमानत भी नहीं मिलेगी। आप शांत रहिए। मैं ये कहना चाहता हूँ, अच्छा आपको कैसे पता? अच्छा आपको कैसे पता? 1 सेकंड रुकिएगा चितरंजन जी, आपको कैसे पता कि सत्ता जाएगी, फिर मनीष जी जेल जाएंगे, महेश वर्मा जी जेल जाएंगे और इनको जमानत नहीं मिलेगी? आपको कैसे पता सर? इसलिए कि जनता देख रही है। नहीं बताइए, नहीं सर, इसका जवाब देना पड़ेगा। आपको बहुत पता है, सत्ता जाएगी उसके बाद ये दोनों जेल जाएंगे। स्मार्ट सिटी कागजों में बनी है, उनका पैसा कहाँ गया है, किस किसने उनका हिसाब रखा है, किस किसने दलाली खाई है, सब जाएंगे। कि भ्रष्टाचार के मामले में जेल भेजूंगा,
कैद होगा, वो कैदी हो। आप लोग सब ये बताइए लैंड फॉर जॉब घोटाले में जमीन आपको मिली है कि नहीं मिली है? विजय कौशिक जी बोलिए। ये बताइए विजय कौशिक को बोलने, विजय कौशिक जी, कांग्रेस के नेता, रुक जाइए चितरंजन जी, थोड़ा बोलने दीजिए। मोदी जी का सीधा सिस्टम है हाँ, कि वो जब खुलेआम अपनी रिश्वत को जायज ठहराते हैं, बेईमानी को जायज ठहराते हैं, तो नए नए जुमले लेकर आते हैं। उन्होंने कोरोना के दौरान कहा आपदा को अवसर बनाना चाहिए, और देश के करोड़ों लोगों को इलाज के नाम पर लूटा गया। 50 पैसे का मास्क लोगों को 20-20 रुपए का बेचा गया। इस देश की कितनी दुर्दशा मोदी जी ने की। उसी दौरान पीएम केयर्स के नाम पर फंड बनाया गया, उसमें लोगों की तनख्वाहें डाल दी गई, और बाद में सरकार ने कह दिया कि सरकार का इससे तनख्वाह डालने का काम केजरीवाल कर अरे रहे हैं, जिसकी आप मदद कर रहे हैं, जिनकी मदद से आप दिल्ली में खड़े होना चाहते हैं। बोलिए, ये अच्छी बात नहीं है। केजरीवाल से गठबंधन उसी ने घोटाला किया, उसी के साथ खड़े हैं आप सुनिए मेरी बात। अच्छा ठीक है, अगर आपकी सरकार आती है, ठीक है विजय कौशिक जी, विजय कौशिक जी, विजय कौशिक जी, कल को अगर आपकी सरकार आती है, हमारा क्या लेने, कल को अगर आपकी एक सेकेंड रुक जाइए मनीष जी, सवाल मुझे पूछिए, अगर कल को आपकी सरकार आती है, कांग्रेस की सरकार आती है, तो क्या जिनके ऊपर आरोप हो उन पर चार्जशीट नहीं कसिएगा आप? नहीं करेगी सरकार? क्या एजेंसियों को आप मना करेंगे कि चार्जशीट मत करिए? अगर एजेंसियां आपके पास आती है क्या हम फला फला आदमी के ऊपर चार्जशीट दायर करने जा रहे हैं, क्या आप मना कर देगी आपकी पार्टी? बोलिए ऑन एयर, मना कर देगी? मुझे एक चीज तो बता दीजिए कि मोदी जी जांच एजेंसी जवाब दीजिए, दे रहे हैं जो प्रीति जी ने पूछा वो बताइए। मनीष जी आप एंकर हैं क्या चैनल के? मैं सर, उनकी बात का जवाब दे रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर मोदी जी जांच एजेंसियों के नाम पर राजनीतिक दलों को धमकी देंगे, विपक्षियों को धमकी देंगे, तो क्यों ना माना जाए कि सारी चार्जशीट मोदी सरकार का खेल है? क्यों ना माने हम? जब 84 के आरोपी लटकते रहे, सज्जन कुमार आज तक बचते रहे, ये सरकार आने के बाद वो परेशानी में आए हैं, तो चार्जशीट रोकने का, डिले करने का, जुडिशरी को लटकाने का काम तो कांग्रेस पार्टी करती रही है, इसमें नया कुछ नहीं है। ये जवाब भी नहीं देंगे। घोटाले वाली पार्टी के साथ है, सीबीआई तेजस्वी के साथ है, और लालू के साथ बैठते हैं, और लालू के साथ बैठते हैं। जो चारा घोटाले में जेल गया हो, उसके बगल पर बैठ कर उसका आशीर्वाद मांग रहे हैं। अरे कांग्रेस को समझना पड़ेगा कि भ्रष्टाचार के बरगद के नीचे बैठकर भ्रष्टाचार का दूध जमेगा। कि भैया मोदी जी अपने आप को ईमानदार कहते हैं, चोरों के साथ मिलकर सरकार बनाते हैं, चोरों को ईमानदार घोषित करते हैं बीजेपी में ला कर। तो सबसे बड़ी चोर पार्टी तो आज भाजपा है। आज भाजपा में आधे से ज्यादा कांग्रेसी चले गए, जिनको वो भ्रष्ट और बेईमान कहते थे। तो चोरों का सरगना कौन हो गया? आज मोदी चोरों का सरगना है। महेश वर्मा जी, कांग्रेस सरकार महेश वर्मा जी, इनके घोटालों की जांच कराएगी और महेश वर्मा जी, सभी चोर अंदर होंगे। 9 साल में कौन सी बड़ी चोरी कर ली है सर? 75 साल कहाँ कांग्रेस के, चितरंजन जी 9 साल अभी बीजेपी के। आप दोनों की बात का समर्थन इस तरह से करता हूं कौशिक जी और चितरंजन जी, कि आप लोगों ने अभी कहा कि भारतीय जनता पार्टी भ्रष्टाचार करती है, भारतीय जनता पार्टी जब हम सत्ता में आएंगे आपके समर्थन तो में हम भी जो फ्रॉड है दिखाई इनको दे रहा है उखाड़ वर्मा फेंकेंगे, जी। सबों को जेल में भेज देंगे। सुन लीजिए, मैं जो कह रहा हूँ विजय जी, आप ही की बात कर रहा हूँ, आप सुनिए। आप में हिम्मत है, आपको मैं चुनौती देता हूँ न्यूज इंडिया के माध्यम से कि आप में हिम्मत है तो आप जाइए कोर्ट के अंदर, याचिका डालिए जो आप यहाँ बोल रहे हैं, हमने आप लोगों की दलील आप यहाँ दे रहे हैं। ईमानदारी हम वो लोग हैं जो आपने 21 लाख करोड़ के घोटाले में कोर्ट के माध्यम से रिपोर्ट किए। अरे हम अपनी ईमानदारी की लड़ाई कोर्टों में क्यों लड़ाएंगे? ये तो बता दीजिए। जैसे कांग्रेस ने अंसारी को बचाने के लिए जाहिर हो चुका है। एक साथ वो लोग हमें आप मत डराइएगा इस बात से कि हम सत्ता में आएंगे तो आप सबको जो है उठा के जेल में बंद कर देंगे। आप ये कारनामे जो है 1975 में श्रीमती गांधी जो है, मुझे बताइए कोर्ट की आप इतनी दुहाई दे रहे हैं, तो ये बताइए जब कोर्ट सबको ले जाके बंद करती रही और उसका परिणाम क्या हुआ, उसके बारे में क्या कहेंगे आप? कांग्रेस का नामो निशान मिट गया। और अमित शाह भारत का ये जो है पैगाम है, ये जो संदेश है, ये पूरे देश में अच्छे से फैलाया जा रहा है, अच्छे से किया जा रहा है। बताइए क्या तेजस्वी ने उसका फायदा लिया? क्या तेजस्वी के नाम जमीन की रजिस्ट्री हुई? क्या मीसा भारती के नाम जमीन की रजिस्ट्री हुई?
क्या हेमा यादव के नाम नमित रजिस्ट्री हुई? आप लोगों में हिम्मत नहीं है, आप लोगों में नैतिकता नहीं है, आप लोगों में वो कहीं आपके पास कुछ है ही नहीं जो आप हमारे खिलाफ अच्छा एक एक करके कोर्ट में जो है याचिका दायर कर सको, हमारे मामले में उजागर कर सके। एक करके चितरंजन जी पटना से जुड़े। हमारी अच्छा, पार्टी ठीक है। सत्ता में आई तो इनसे सारे घोटालों का हिसाब लेंगे। ये जनता का जो लाखों करोड़ रुपए अपनी जेबों में रखकर बैठे हैं, आप बता दो ना, सत्ता तो दूर है, अभी जाओ कोर्ट के अंदर, बोलो कि हमारे पास ये तथ्य है, इन्होंने ये घोटाला किया है, उनके ऊपर केस करो, इनको जेल भेजो। है हिम्मत तो करके दिखाओ ना। आप चार्जशीट फाइल करोगे या नहीं करोगे? आपके पास जवाब नहीं है कांग्रेस के पास। चलिए चितरंजन गगन जी, बात नहीं है। चितरंजन गगन जी बताइए। एक साथ बोलिएगा, नहीं आवाज आएगी, बोलिए। हाँ दीदी, हाँ एक बात मुझे बहुत अच्छा लगा। हाँ बोलिए। एक बात मुझे बहुत अच्छा लगा, अभी वर्मा जी याद करवा रहे थे आपातकाल के दिनों की हाँ। स्थिति। यहाँ नेताओं को बंद कर दिए थे, इंदिरा गांधी बंद कर दी थी, उसके बाद रिजल्ट क्या हुआ। वही इसी बात को मैं इनको याद दिलाना चाहूंगा कि उस समय तो एक विधि सम्मत ढंग से देश में आपातकाल लगाया गया था, विधि सम्मत लेकिन ढंग से? आज बगैर भाई आपातकाल साहब, लगाए हुए विधि सम्मत ढंग से आपातकाल आपातकाल से लगाया बदतर गया। स्थिति है। चुप रहिए। अरे उस पे प्रवक्ता महोदय एक बार जरा पार्टी लाइन चेक तो कर लो। रंजन इसी जी, मामले में लालू यादव जेल गए थे और जेल में उनकी बेटी पैदा हुई थी, कलंक उसका नाम है, वीसा रखा गया ऊपर वो था। कलंक है। वीसा का नाम आपको पता है, वीसा को रखा गया था। और आप कह रहे हैं बात विधि कर सम्मत रहे हो। तरीके से अपनी पार्टी के आपके पार्टी के नेताओं ने आपकी डिबेट देख ली तो पता लग जाएगा आपके क्या होने वाला है। मीसा का जन्म ही उस कानून के दौरान हुआ था जब लालू जी जेल गए थे, इसीलिए उसका नाम मीसा रखा गया था। और आप कह रहे विधि सम्मत तरीके से। अच्छा एक बार बोलने दीजिए, समय कम है। गगन जी रंजन जी उसको करेक्ट कर लो, करेक्ट कर लो। हाँ, मैं वही कह रहा हूँ कि आज बगैर आपातकाल की घोषणा किए हुए सीबीआई, ईडी, आईटी इन सब के इस्तेमाल कर आप विपक्ष के दबाना चाहते हैं, विपक्षी नेताओं को आप अंदर करना चाहते हैं। आपने उस याद कीजिए उस समय 1978 में इंदिरा जी जब यहाँ से हार गई थी रायबरेली से, और जब वे चिकमंगलूर से जीत के आई थी, राइट टू रिप्लाई करने का अवसर दीजिए। समाप्त कर दी गई थी और वही स्थिति अभी हो रही है। राहुल गांधी जी ने जब भ्रष्टाचार का मामला उठाया, उसी कांग्रेस के 20,000 करोड़ घोटाले का मामला उठाया अडानी का, उनकी सत्ता समाप्त कर दी गई। वही मैं कह रहा हूँ कि उस परिणाम को याद कीजिए, आप उस परिणाम के लिए तैयार रहिए। 2024 में वही होने वाला है और यह एहसास हो गया है। इसी बेचैनी में, इसी घबराहट में, इसी छटपटाहट में, इसी बौखलाहट में आप जो है सो ईडी, आईटी और सीबीआई का धमकी देते हैं, विपक्ष को खुलेआम धमकी देते हैं। महेश वर्मा जी जल्दी से, समय कम है, 1 मिनट का समय। अच्छा ठीक है महेश वर्मा जी जल्दी से 1 मिनट का समय। देखिए मैं आपको चितरंजन जी स्पष्ट कर दूं कि जो आपातकाल की जो बात आपने कही थी उसमें सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, उसमें श्रीमती गांधी को जेल भी हुआ था और आप ये गलत बयानी कर रहे हैं जो आप बात कह रहे हैं। एक बात, दूसरी बात मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि जो आज का हमारा मुद्दा था कि तेजस्वी जी को नैतिकता बस चलिए हम आपको पढ़ के, अगर समय होता तो मैं आपको पढ़ के भी बताता। सुप्रीम कोर्ट ने ठीक है, फाइनल कमेंट की तरफ जाएंगे, फाइनल कमेंट की तरफ जाएंगे सर, समय कम है। अच्छा अब मैं आपसे प्रीति जी इतना ही कहूंगा कि नैतिकता के आधार पे तेजस्वी यादव को कम से कम इतना तो करना ही चाहिए कि वो पद छोड़ देना चाहिए जिस पद पर रहते हुए उन्होंने जो है उनके खिलाफ नीतीश कुमार ने भी कमेंट्स किए थे, तमाम विपक्षी लोगों ने विधानसभा में उनके इस्तीफे की बात अभी नहीं कही गई थी, तब भी कही गई थी 2017 में, और यही मुख्यमंत्री ने उनके खिलाफ पूरे चुनाव प्रचार में एक मुद्दा बनाया था। तो आज की डेट में नीतीश जी को भी चाहिए कि उनसे इस्तीफा ले लें। फाइनल कमेंट लेंगे, शुरुआत करेंगे विजय कौशिक नेता कांग्रेस के। भाजपा के लोग नैतिकता की बात करते हैं, जब रेल दुर्घटना में सैकड़ों लोग मरते हैं तब इनकी नैतिकता कहाँ चली जाती है। जब बलात्कार के आरोपों से घिरे ब्रजभूषण शरण के मामले में भाजपा की नैतिकता कहाँ चली जाती है उनकी गिरफ्तारी को लेकर। ये लोग वो लोग हैं जो खुद देश को लूट रहे हैं और आरोप दूसरों के ऊपर लगाते हैं। ठीक है, जल्दी कांग्रेस पार्टी जब सत्ता में आएगी तो इनके पाप कर्मों का हिसाब इनसे लिया जाएगा और देश को बचाने की लड़ाई अनवरत जारी है। गगन जी फाइनल कमेंट अभी क्यों नहीं? चितरंजन गगन जी फाइनल कमेंट, उसके बाद महेश वर्मा जी। हाँ नैतिकता की बात करते हैं, चार्जशीट पर इस्तीफा मांगने
के पहले भाजपा को अपने उस कन्विक्टेड मंत्री को उत्तर प्रदेश सरकार से बर्खास्त करना चाहिए, क्योंकि कन्विक्टेड है। उनको कौन है? केंद्र सरकार नाम बताइए। 18 मंत्रियों को बर्खास्त करना चाहिए जिनके ऊपर संगीन आरोप हैं, हत्या के प्रयास, हत्या, धमकी, बलात्कार जैसे चलिए फाइनल कमेंट आरोप महेश वर्मा जी लगे हुए हैं। सर छोटा रखिएगा प्लीज। महेश वर्मा जी फाइनल कमेंट। बिहार में जंगल राज रिटर्न जो है शुरू हो गया। ये इसका बहुत बड़ा एक प्रमाण है। जो तेजस्वी यादव के आरोप पत्र, एक मामले में नहीं कई मामलों में उनके खिलाफ आरोप पत्र है, उसके बावजूद भी इस तरह से एक व्यक्ति को उप मुख्यमंत्री अपने राजनीतिक कारणों से बना के रखना, ये नीतीश कुमार जैसे व्यक्ति को, जो अपने आप को सुशासन बाबू कहते हैं, जो अपने आप को कहीं भ्रष्टाचार मुक्त एक व्यक्तित्व के आडंबर दिखाते हैं, आज उनको देश को कहीं आके बताना चाहिए कि वो क्यों नहीं उनसे मनीष गुप्ता जी फाइनल कमेंट। मनीष गुप्ता जी फाइनल कमेंट। मैं समझता हूं जो आज का मुद्दा था लैंड फॉर जॉब, तेजस्वी यादव को विचार करना पड़ेगा, उनको जवाब देना पड़ेगा। नीतीश बाबू को ये सोचना चाहिए कि अगर ऐसे मामलों में उप मुख्यमंत्री वो ना रहें, उनकी जगह आरजेडी का कोई दूसरा व्यक्ति मंत्री बन जाए तो कोई बड़ी बात ना हो, और ऐसा करके नीतीश जी एक बड़ी मिसाल कायम करेंगे। लेकिन चूंकि देश में परिवारवाद और जातिवाद की राजनीति का बोलबाला है, ऐसे में ऐसा करने के नीतीश कुमार की हिम्मत है ही नहीं। और कांग्रेस अपना वजूद बचाने में मुश्किल पड़ रही है कांग्रेस को बिहार में, तो ऐसे में कुछ कह पाएंगे, कर पाएंगे, मुझे संभावना नहीं दिखती। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम मेहमान हमारे साथ इस डिबेट में। और साथ ही आपने देखा बिहार की राजनीति में एक बार फिर से भूचाल है, क्योंकि मॉनसून यानी कि इस बार बरसात के विधानमंडल का सत्र जो लगा वो आज से शुरुआत उसकी हो चुकी है। और ऐसे में विपक्ष अब लगातार यानी कि बीजेपी वहां पर लगातार ये मांग कर रही है कि जल्द से जल्द डिप्टी सीएम यानी कि तेजस्वी यादव इस्तीफा दे। अब इस पर क्या कुछ होगा ये आने वाले समय में ही पता चल पाएगा। फिलहाल रुकिए थोड़े से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। देखते रहिए न्यूज इंडिया और देखना ना भूले इंडिया का सवाल। उसके साथ ही पूरे न्यूज इंडिया परिवार की तरफ से आप सभी को अलर्ट। बारिश बहुत ज्यादा है, देश भर में बारिश के कई सारे अलर्ट जारी हैं। जरूरत ना हो तो घर से बाहर मत निकलिए, घर के अंदर रहिए। बस इतना ही। इसी के साथ छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे।